गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मूल कॉन्सेप्ट में आज जो है हमने परसेंटेज कंपोजिशंस किया था पिछली क्लास में। आज हम किसी कंपाउंड के अंदर जो है इस एलिमेंट का परसेंट निकालेंगे, परसेंट देखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं कुछ। तो ठीक है, क्वेश्चंस लिखो। ठीक है बेटे, क्वेश्चन राइट करो। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ each element in a compound of ग्लूकोज। ग्लूकोज के सभी एलिमेंट के परसेंट बताना है। पहले ग्लूकोज का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है बेटा? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है? C6H12O6। इसका मोलर मास आपको सिखाया होगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मुझे अगर निकालना है मास परसेंट, तो लिखो मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन बटे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज या कंपाउंड्स। मास ऑफ कार्बन बताओ, कार्बन के कितने एटम यहां पर है? 6। तो एक कार्बन का 12, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 12 इंटू में 6 एटम। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180। ठीक है, 6 18, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 4 टाइम्स कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 40%। कार्बन 40% है। दूसरा कौन सा एटम है? हाइड्रोजन के निकाल लो मास परसेंट। तो कितने एटम हाइड्रोजन के हैं? 12 है। तो यह हो जाएगा 12 बाई में मोलर मास 180 इंटू, इसको इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, 9 टाइम 2 9 जाए 18, 2 6 जाए 12, कितना हो जाएगा? 60 बाई 9। ये होगा ना? तो 9 6 जा, फिर 6 10, 6.66। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालो, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि या तो फॉर्मूला लगा लो कि कितना ऑक्सीजन का एटम है, 6। तो 6 एटम के लिए मतलब एक एटम का 16 इंटू 6 बाई 180। 0 से 0 के कैंसिल, 6 to 18, कितना हो जाएगा? 160 बाई 3। ठीक है ना? 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, मैंने 53.33। ठीक है ना? तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के मास परसेंट आप निकाल सकते हो।
ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो कंसीडर होता है ना जब कोई एलिमेंट जो होता है नेचर में आइसोटोपिक फॉर्म में पाई जाती है, कई अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन आप देखो, हाइड्रोजन नेचर में प्रोटियम के फॉर्म में मिलेगा, ड्यूटेरियम में मिलेगा और ट्राइटियम में मिलेगा। तो इसलिए जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर होगा। ऐसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं तो उसका एवरेज एटॉमिक मास आपको देखोगे तो 35.5 होता है। बोरोन के भी इसी तरह के 2 हैं, एक बोरोन जो होता है 11 है, एक बोरोन 10 है। तो दोनों के एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करोगे तो आपको निकलेगा जो है 10.8 के आसपास मिलता है। ऐसे जो भी एलिमेंट, कार्बन के ही देखो कई सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं, आयोडीन के बहुत सारे आइसोटोप्स इसी तरह से मिलता है। तो हर एक एलिमेंट के जो है वो नेचर में जो होते हैं ना डिफरेंट परसेंट में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब जो है उस एलिमेंट के जो आइसोटोप्स सभी सेम क्वांटिटी, जैसे आयोडीन ही है, आयोडीन 235 है तो उसके 2 तरह के मिलेंगे 127 के, ठीक है ना। हाइड्रोजन के भी जो है जो आपका 1s3 है, ट्राइटियम बहुत कम ट्रेस क्वांटिटी में मिलेगा, ड्यूटेरियम हैवी वाटर में मिलेगा, उसकी क्वांटिटी कुछ अलग रहेगी, उसका रेशियो कुछ 10% 15% होगा। प्रोटियम इसी तरह से है, वो आपका 25% के आसपास मिलता है। इसी तरह से जो है सबके अलग अलग परसेंटेज है। तो पीरियोडिक टेबल जब बनाया जा रहा था ना तो उन एलिमेंट को जो आइसोटोपिक थे उनको अलग अलग पोजीशन नहीं दिया गया है। और यही जो है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक भी था, क्योंकि मेंडेलीव ने जब एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स मिलने लगे, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि उनको कहाँ पे स्थान दिया जाए। तो जो मोजले आए तो उन्होंने जो है उनके मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर उसके एवरेज एटॉमिक मास को कंसीडर करते वहां पर उनको पोजीशन पर रखा। हाँ, आइडिया मेंडेलीव ने दे रखा था। तो यहां पर हम जो है ऐसे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ठीक है, अगला पॉइंट डालिए, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है x, ठीक है, या इसको a मान लो भाई, a एलिमेंट कोई है, यह नेचर में जो है 3 फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है ना। मान लो ये जो एलिमेंट है A1, A2 और A3 के फॉर्म में पाया जा रहा है। A1 जो है नेचर में x% हो या x1% कह सकते हो, और A2 नेचर में जो है x2% हो, और ऐसे ही A3 आपका जो है x3% हो। तो मुझे जो है आप देखो A के 3 आइसोटोप्स हैं, ये क्या है, आइसोटोपिक फॉर्म्स है। बात सुना, आइसोटोपिक किसको बोलते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर्स जो है क्या होते हो, सेम होते हो, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर सेम होते बट मास नंबर अलग अलग रहता है। तो देखो A1, A2, A3, बात समझ रही है। और इनके जो है नेचर में ये x1% है, ये x2% है, या x3% है। कितने कितने हैं, तो मुझे यहां एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, आप फॉर्मूला लिख लो, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3, और ऐसे और भी रहेंगे तो आगे और भी लिख सकते हो, डॉट डॉट कर दो, डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या बात समझ में आता है।
कोई यहां तक दिक्कत किसी को? बोलो। ठीक है, अगर किसी सिंगल सब्सटेंस के लिए, फॉर सिंगल सब्सटेंस के लिए लिखना हो, फॉर सिंगल सब्सटेंस, अगर मुझे सिंगल सब्सटेंस का निकालना हो एटॉमिक मास, तो क्या लिखोगे? मास ऑफ सब्सटेंस ए, ठीक है ना, मास ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना। लेकिन किसी कोई मिक्सचर अगर आपका है, अगर कोई क्या है, गैसेस मिक्सचर है, फॉर गैस मिक्सचर के लिए, मान लो हमारे पास कोई गैस मिक्सचर है, यही मान लो ये N1 मोल है एक, दूसरा N2 मोल हो, ऐसे N3 मोल हो, तो इन सभी जो गैस हैं, N1 मोल पाएगा, N2 मोल पाएगा, N3 पाएगा, तो ये सभी गैसों का मुझे उस, अब एक मिक्सचर बन गया। मान लो ऐसे, मान लो भाई कि ये मान लो नाइट्रोजन है, ये मान लो ऑक्सीजन है, ये मान लो ओजोन है, इन तीन गैस का एक मिक्सचर है, तो उन तीनों गैस के मिक्सचर का एवरेज मोलर मास क्या होगा। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इनके मिक्सचर के लिए क्या कंसीडर करते हैं, एवरेज मोलर मास कंसीडर करते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाओगे, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर, इस गैस का मास बोलोगे M1N1 प्लस M2N2, थर्ड गैस है M3N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे डॉट डॉट कर लो। और भी अगर गैस होगा तो आगे लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया है? अगर किसी गैस का टोटल मास दे रखा हो, मान लो उसका क्या हो, उन सभी गैसों को टोटल मास दे रखा है, तब क्या करोगे, ये भी लिख लो, एवरेज मोलर मास मोलर टोटल मास ऑफ मिक्सचर total mass of mixtures by total moles of mixture, ठीक है ना, टोटल मास ऑफ मिक्सचर बाय टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर्स। चलो इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एवरेज atomic mass, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, एटॉमिक मास ऑफ बोरोन if
बोरोन 10, एक बोरोन 10 is naturally occurring naturally occurring 75% and boron 11 is 25%. बोरोन 10 जो है 75% पाएगा, बोरोन 11 25% है। तो आपको जो है इसके एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। सीधे सीधे फॉर्मूला है कि बोरोन आपके पास, बोरोन के दो आइसोटोप्स हैं, एक बोरोन 10 है और एक दूसरा बोरोन 11 है। बोरोन 10 कितना है? 75% है। बोरोन 11 कितना है? 25% है। फॉर्मूला लगा दो यहां सीधे। क्या करोगे? सीधे फॉर्मूला लगाओ। एवरेज एटॉमिक मास, क्या फॉर्मूला सिखाया था? A1x1 A2x2 बाई x1 प्लस में x2। A1 कितना होता हो? A1 आपको देखो 10 इंटू 75 प्लस 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। नीचे हमेशा 100 ही आएगा भाई, 100% ही में ही वो मिल रहेगा सब। कितना जाएगा? 750, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, ये ना। डिवाइड बाई 100 कर लो, 5 और 7 5 12, 7 2 9 1 10, ठीक है। डिवाइड बाई, तो देखो कितना जाएगा? 10 पॉइंट में 25 मिलेगा इसका एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन से लिख लो, इस पर घर से करना। लिखो लिखो कैलकुलेट परसेंट अबंडेंट of chlorine isotopes in nature. It has two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37, and its average atomic mass of chlorine is 35.5। इसको करके आना, ठीक है बेटा। तो फिर हम देखेंगे इसको। अगला पॉइंट डालो, एवरेज मोलर मास पे।
लिखो इस पे क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक क्लोरीन 35 है और दूसरा क्लोरीन जो है 37 है। कह रहे कितना परसेंट ये है नेचर में, तो ये मान लो आपकी, ये मान लो अगर x होगा, ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, और कितना होगा, अगर ये x% है तो 100 माइनस x% हो जाएगा। लगा लो फॉर्मूला आप सीधे, एवरेज एटॉमिक मास m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस में x1 प्लस में x2। m1 कितना है 35, x कितना है लिख दो, m2 कितना 37 प्लस m2 कितना 37 इंटू 100 माइनस में x बाई 100। और एवरेज टाइम मास देखो दे रखा है कितना 35.5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3550, ये हो जाएगा 35x प्लस 3700 माइनस 37x। क्या यहां तक बात समझ आती है? इस चीज को डालना, देखो 3550 माइनस 3700, ये जगह -2x, बोलो होगा क्या? होगा ना भाई। 35 माइनस में 35 प्लस में है, ये -37x हो जाएगा -2x। ये माइनस कर लो, 37 3550 0 5 1 तो कितना आ जाएगा देखो, -2x। देखो माइनस में ये भी वैल्यू आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 150 तो 75%। इसका मतलब जो है नेचर में ये जो है 75% होगा। देखो तो क्लोरीन 35 जो है इसका x आया 75%, और क्लोरीन 35 पर 37 कितना 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस में 20%। इजी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखे, एवरेज मोलर मास पर। एवरेज मोलर मास पर ऐड करिए। गैसियस मिक्सचर contain carbon dioxide and SO2 gas in 16 ratio
बाई मोल। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ देखो इसमें दो गैस है, गैस का मिक्सचर है, इसमें एक CO2 पाया जा रहा है, दूसरा जो है SO2 पाया जा रहा है। इस गैस का मोल 16 है, इस गैस की मोल 32 है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ नहीं है, 1 टाइम 2 टाइम्स 1:2 मिली आपका। लगा लो फॉर्मूला, एवरेज मोलर मास क्या लिखवाते हैं, M1 N1 M2 N2 बाई N1 प्लस में N2, ठीक है। M1 कितना है इसका 44, N1 कितना 1, इसका मोलर मास कितना आएगा 32 और 32 64 इंटू 2 प्लस दोनों का सम करो 44 प्लस में 128 बाई 3, 8 4 12, 4 2 6 7 1, समझ में आ रहा है। डिवाइड बाई 3, 3 5 15, 2 टाइम्स 20 और 2 7 21.3, तो इतना एवरेज मोलर मास जो इसका मिलेगा इतने ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्या समझ में आता है, ठीक है। और क्वेश्चन लिखो इस पर, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको DPP से। लिखो क्वेश्चन कुछ DPP के जो है ये राइट करो। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास गैस मिक्सचर containing oxygen and ozone, oxygen and ozone in 2:1 by mass, ठीक है। इसके निकाल लो पहले मोल्स, मोल ऑफ O2 कितना मास दिया गया है 2, 32, 1/16। SO3 का निकाल लो कितना बेटा 1/48, इसके कितने मोल्स आ गया, इसके कितना आ गया, मोल रेशियो ले लो, मोल रेशियो ऑफ O2 एंड O3, इसका कितना 16 और इसका कितना होगा 1/48, दोनों का वो कर लो, LCM ले लो, 1/16 इंटू में 48, 1/48 इंटू 48, इसको इससे कैंसिल करो 16
तो 3 रेशियो, तो इसका मोल रेशियो ये आ गया। ठीक है, अब इसके निकाल लो एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्या है? M1 N1 प्लस M2 N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, M1 क्या है? ऑक्सीजन, तो 16 गुना 32 इंटू N1 इसका कितना 3 प्लस M2 ओजोन है, O3 का कितना आ जाएगा 16 3 48 48 इंटू 1 बाई मूल का सम को तो 3 प्लस में 1 32 3 और 3 2 जा 6 3 3 जा 9 48 बाई 4। बोलो 8 6 14 9 4 13 14 है ना। 8 6 14 4 1 कैरी 9 4 13 14 4 3 के 12 और 4 6 का 24। एवरेज मोलर मास इसका निकल के आया 36। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लिख लो। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर containing NO and NO2 gas, NO and NO2 gas। ठीक है, whose average molar mass is 38, whose average molar mass is 38। तो हमारे पास एक गैस मिक्सचर है जिसमें NO2 है और NO गैस है। पहले NO2 है तो वही ले लो, फिर कोई बात नहीं है। मान लो इसके जो है वे दोनों मिलके हमारे पास जो कंपोजिशन होगा वो 100 में ही होगा। इसको अगर हम x मान लेते तो बताइए कितना होगा? 100 माइनस में x। क्या बात समझ में आई? लगा दो फॉर्मूला। एवरेज मोलर मास M1 N1 प्लस M2 N2 बाई N1 प्लस में N2। M1 कितना है इसका भाई? 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30। ऐसे इसके 14 और सिर्फ 32, तो 32 प्लस 14 6 46 100 माइनस x बाई, दोनों को प्लस करोगे तो आपको 100 बाई बचेगा। और ये है 3800। सॉरी यहाँ 38 देखो, फिर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दोगे। 38x प्लस
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा 38। इस वैल्यू को किधर जाएगा 800 माइनस 46, 38 में से 46 घटाओ 2 6 8 माइनस 8 years। अच्छा इसको माइनस करो कितना हो जाएगा, देखो इसको माइनस करोगे तो 200 और 600 800 800 ये है। और ये माइनस में माइनस 8x, इसको इससे उड़ा दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 800 बाई x, सॉरी 8। देखिए ये आपका आ गया x%। क्या समझ में आया? अब देखो यही आपका जो x है ना, इसको फ्रैक्शंस में हम लेते 1 माइनस एक्स भी कंसिडर कर सकते थे। यही ऑलरेडी जो आ गया, अगर किसी गैस मिक्सचर में एक ही गैस आपका 100% आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ट्रेस क्वांटिटी में होगा, बहुत थोड़ी बहुत अमाउंट में मिलेगा, फ्रैक्शनल में रहेगा। तो लिख सकते हो इट मीन्स दैट mixture contain in a trace amount of other gas which are negligible mass in a total mass of gaseous mixture। ठीक है, हो गया। इसी तरह से एक छोटा मोटा और टर्म्स है, वेपर डेंसिटी का है, इसको भी लिख लो, वेपर डेंसिटी क्या होती है। नाम से पता लग रहा होगा कि जब किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जब हीट की वजह से या नेचुरल हीट की वजह से जब उसके वेपर बनते हैं तो उसमें सॉल्यूट के कितने मास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप वेपर डेंसिटी लिखो, वेपर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलोगे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। लिख लो, लिखो द डेंसिटी ऑफ substances with respect to the density of hydrogen gas at same temperature and pressure। ठीक है, तो now the vapor density equal to बोलोगे
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस by density of H2. लगाओ आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा. वी नो दैट PV इक्वल टू nRT. देखो तो इसको कर दो PV W बाई M. RT बोल सकते हो क्या? इस टर्म को देखो इधर ले आती है जगह PM इक्वल टू DRT बोला जा सकता है क्या? तो D इक्वल टू क्या बोलोगे? PM बाई RT. ये चीज को यहां से लिखो. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस लिखोगे PM. M मतलब मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस जो भी रहेगा बाई RT. सेम डेंसिटी ऑफ ऐसे हाइड्रोजन का प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ H2 बाई RT. तो RT से इस RT को उड़ा दो, P से P को उड़ा दो, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, लिखो ऊपर इसके लिखो. तो वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगा ऊपर क्या बचा? मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस M सब्सटेंसेस बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तक दो. आप बोलोगे यहां पर मोलर मास ऑफ gaseous substances 2 into vapor. Next, ठीक है ना? इसी लिखो 2VD. क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चंस लिख लो. ठीक है ना? नोट डाउन करो. कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ calculate the vapor density of gaseous mixture containing ozone and oxygen आगे लिख लो. which their mole ratio टू रेशियो. तो पहले गैसेस मिक्सचर का क्या करोगे? उसका एवरेज मोलर मास निकालो. क्या निकालो? एवरेज मोलर मास कंसीडर करो पहले उसके. ठीक है, मोलर मास निकालो. इसके कितने आएगा? देखो बेटा, हम पहले निकाले मोलर मास.
एवरेज मोलर मास ऑफ गैस मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेस आपका, एक तो ओजोन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ये दो गैस है ना, और इसकी मोल रेशियो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था पीछे कि M1N1 प्लस M2N2 बाई N1 प्लस में N2, ये सिखाया था ना। इसका मोलर मास कितना होगा ओजोन का 48, मोल इसका दिया है 2, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना आ जाएगा 32, और इसकी मोल दी कितने 1, मोल्स का प्लस करो 2 + 1 मतलब 3, 48 टू जाए 96 प्लस 32, 6 2 8 9 3 12, ये ना, डिवाइड बाई 2, सॉरी 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 कैरी 0.6, मतलब यहाँ एवरेज मोलर मास आ गया 42.6, ये हो गया एवरेज मोलर मास। क्या बात समझ में आई? अब हमको क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी चाहिए ना, तो नाउ द molar mass of gas mixture by 2, बताओ कितना मोलर मास निकला 42 बाई 2, इसका वेपर डेंसिटी आ गया 21.6। क्लियर है? आज के लिए ही, कल हम परसेंटेज कंपोजिशन करेंगे। आप इसके क्वेश्चंस अपने डीपीपी से करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, सी यू टुमारो।